मैं तुम्हारा परोसा हुआ खाना नहीं खाऊंगी। जेठानी जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं देवरानी हूँ। आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत मन से खाना बनाया है, मुझे सभी को खिलाने दीजिए, मुझे खुशी होगी। तू इसी लायक है, अपनी औकात मत भूल। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, वरना अभी घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझी ना? इसलिए जितना कहा जाए बस उतना ही कर। अब जानवी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती है। सभी लोग आते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। सिमरन दूर खड़ी रहती है। निर्मला, आकाश और अक्षय खाना शुरू करते हैं। तभी अक्षय सिमरन को बैठने का इशारा करता है। सिमरन धीरे से आगे बढ़ती है और एक खाली कुर्सी की तरफ हाथ बढ़ाती है। ये देखकर जानवी गुस्से से कहती है, ये क्या कर रही है? यहाँ बैठने की हिम्मत भी मत करना। तुम हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खा सकती। तुम्हारा और हमारा स्टैंडर्ड बहुत अलग है। तुम बाद में रसोई में बैठकर खाना, जब हम सब खा लेंगे तब। जेठानी जी, मैं इस घर की देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगता है तो आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, मुझे कोई समस्या नहीं है। ये देखकर अक्षय को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो आकाश और अपनी माँ के डर से कुछ नहीं बोल पाता। वो बस चुपचाप खाना खाता है। खाना खत्म होने के बाद आकाश और अक्षय ऑफिस के लिए चले जाते हैं। तब जानवी वॉशरूम में ढेर सारे कपड़े रखती है और सिमरन को आवाज देती है। सिमरन आती है तो जानवी सिमरन से कहती है, सिमरन, वो जो कपड़ों का ढेर पड़ा है ना, उन सबको धोना है। और याद रहे, वॉशिंग मशीन खराब है, तुम्हें हाथ से धोने होंगे। कपड़े धोने के बाद सबको छत पर फैला देना। शाम तक काम खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है जेठानी जी, मैं कर दूंगी। काम बताकर जानवी वहां से चली जाती है। सिमरन वॉशरूम में बैठकर ढेर सारे कपड़े धोती है। उसके हाथों में छाले पड़ने लगते हैं, लेकिन वो शिकायत नहीं करती। फिर वो कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है। वहां ममता उसे इतने सारे कपड़े सुखाते हुए देखकर कहती है, अरे तुम तो नई बहू हो ना, अक्षय की पत्नी? मैंने सुना था कि अक्षय ने अचानक शादी कर ली। जी हाँ, मैं ही अक्षय जी की पत्नी हूँ। और आपने सही सुना कि हमारी शादी अचानक हुई है। तो तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म नहीं हुई? आमतौर पर नई बहू के आने पर तो अब बड़ा उत्सव होता है। जी, मुंह दिखाई की रस्म की क्या जरूरत है? मैंने ही मना कर दिया था। घर के काम करना भी तो जरूरी है ना। अरे क्या बात हुई? तुम इस घर की देवरानी हो, कोई नौकरानी नहीं। तुम्हारी भी अपनी इज्जत है। जानवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो ऐसा कह ही रही थी कि तभी जानवी छत पर आ जाती है। उसे पड़ोसन और सिमरन को बात करते देख गुस्सा आता है। जानवी गुस्से से सिमरन से कहती है, सिमरन, इतना समय हो गया, अभी तक कपड़े ही नहीं सूखे। जल्दी नीचे चल, नीचे बहुत काम पड़ा है। फालतू बातें करने का वक्त नहीं है हमारे पास। सिमरन सिर झुकाकर नीचे चली जाती है। निर्मला जानवी की तरफ नफरत से देखती है और मन ही मन सोचती है, देखो तो इसे, अपनी अमीरी का कितना घमंड है। अपनी ही देवरानी को नौकरानी बनाकर रख रही है। बेचारी लड़की कितनी सीधी है। ये जानवी तो बहुत ही जालिम निकली। नीचे आकर जानवी अपने कमरे का दरवाजा खोलती है और सिमरन से कहती है, सिमरन, मेरे कमरे में बहुत धूल है, जाकर पूरी सफाई कर देना। और हाँ, बेडशीट भी बदल देना। और हाँ, सारा काम अच्छी तरह करना। मुझे सफाई में कोई कमी नहीं चाहिए। जेठानी जी, अभी ही तो मैंने इतने सारे कपड़े धोए हैं, मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? कोई जरूरत नहीं है आराम करने की, चुपचाप मेरे कमरे की सफाई कर। जेठानी जी, आपको मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं नौकरानी नहीं देवरानी हूँ, लेकिन फिर भी आपको इसमें खुशी मिलेगी तो मैं ये कर देती हूँ। ऐसा कहकर सिमरन सफाई करने लगती है और जानवी हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। उधर निर्मला अपने कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वो हॉल में आती है और जानवी से कहती है, बेटा जानवी, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तू जरा मेरा चश्मा ढूंढ दे। क्या माँ जी, आपने मुझे नौकर समझ रखा है क्या, जो मैं अब आपका चश्मा ढूंढूं? आप खुद ढूंढ लीजिए अपना चश्मा। ऐसा कहकर जानवी पैर पटकते हुए टेरेस की तरफ चली जाती है। सिमरन, जो जानवी के कमरे की सफाई कर रही थी, ये सब सुन लेती है। वो तुरंत बाहर आती है और निर्मला से कहती है, माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं ढूंढ देती हूँ आपका चश्मा। आप यहाँ सोफे पर आराम से बैठिए। ऐसा कहकर सिमरन कुछ ही मिनटों में चश्मा ढूंढ लेती है, जो अखबार के नीचे दबा हुआ था। वो बड़े प्यार से सास को चश्मा पहनाती है। तब निर्मला कहती है, शुक्रिया बेटा, मुझे इसके बिना कुछ दिखाई नहीं देता। तूने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। माँ जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आप अपने छोटे मोटे काम मुझसे बोल दिया करो, मैं हमेशा आपके पास ही हूँ। बेटा, मुझे पता है कि तेरी जेठानी तुझे नौकरानी बनाकर रखती है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं तुझे कुछ ना बोलूं, कहीं वो तुझ पर और गुस्सा ना करे। मुझे बुरा लगता है ये सब देखकर। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस घर की देवरानी हूँ, नौकरानी नहीं। आप हक से मुझे हर काम बोल सकती हैं। मुझे आपकी सेवा करके खुशी मिलेगी। अब मैं कमरे की सफाई पूरी कर लूं, वरना जेठानी जी गुस्सा करेंगी। सिमरन वापस कमरे में चली जाती है। निर्मला वहीं बैठी उसे देखती रहती है और मन ही मन सोचती है, एक तरफ मेरी ये बड़ी बहू जानवी है, जो सीधे जवाब देती है और अपनी सास की मदद करने में भी उसे आलस आता है, और दूसरी तरफ ये सिमरन है, जिसे हम नौकरानी की तरह रख रहे हैं, फिर भी वो मेरी तुरंत मदद करने आ गई। असली संस्कार तो इस लड़की में है।
अब रात का समय होता है, सिमरन रसोई में खाना बना रही होती है। तभी अचानक जानवी रसोई में आती है और कहती है, क्या बना रही हो सिमरन? जेठानी जी, भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ। उम्मीद है सबको पसंद आएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी पसंद की सब्जी बनाने की? मैंने कहा था ना कि जो मैं कहूंगी वही बनेगा। मैं इस सब्जी को अभी उठा के फेंक देती हूँ। मुझे भिंडी की शक्ल भी पसंद नहीं है। पर जेठानी जी, ये अन्न है, इसे ऐसे फेंकना पाप है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं अपने लिए रख लेती हूँ और आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। कृपया इसे मत फेंकिए। मैंने कहा ना, फेंक दे। तू मुझे सिखाएगी क्या पाप है और क्या पुण्य? जानवी सब्जी फेंकने के लिए हाथ बढ़ाती है। तभी सिमरन उसे रोकने की कोशिश करती है। नहीं भाभी जी, मत फेंक। मैं आपको अन्न का अपमान नहीं करने दूंगी। खाने की इज्जत कीजिए। जानवी को इतना गुस्सा आता है कि वो सिमरन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। सिमरन की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फिर जानवी कहती है, नौकरानी है ना, अपनी औकात मत बोला कर, समझी ना? अब ये भिंडी तू ही खाना और चुपचाप मेरे लिए बैंगन का भरता बना। अगर आधे घंटे में खाना में इस पर नहीं लगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेठानी जी, मैं नौकरानी नहीं देवरानी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहती हैं तो मैं वैसा ही कर लूंगी। मैं अभी भरता बना देती हूँ। सिमरन रोते हुए काम करने लगती है। तभी अक्षय ऑफिस से घर लौटता है। वो रसोई के पास से गुजरता है और सिमरन को रोते हुए देख लेता है। वो तुरंत अंदर आता है और कहता है, सिमरन क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ नहीं अक्षय जी, बस आंखों में धुआं लग गया था। आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। सिमरन, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी भाभी बहुत अति कर रही हैं। वो तुम पर जुल्म कर रही हैं। हम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। चलो मेरे साथ, हम कहीं और रहेंगे, जहाँ भले ही छोटा घर हो पर इज्जत तो होगी। नहीं अक्षय जी, ऐसा मत कहिए। माँ जी अकेली पड़ जाएंगी। पिताजी भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनके बेटों को अलग नहीं करना चाहती। घर टूटना अच्छी बात नहीं है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, पर आप अलग होने की बात मत कीजिए। निर्मला रसोई के दरवाजे के बाहर खड़ी है, सब चुपके से सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन सोचती है, मेरी छोटी बहू कितनी अच्छी है, खुद पर इतना जुल्म सह रही है, फिर भी मेरे और मेरे परिवार के टूटने की चिंता कर रही है। घर के अंदर एक अजीब सी जंग छिड़ जाती है। जानवी जो अब तक सिमरन को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी, ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन जानवी सिमरन के कमरे में आती है और कहती है, सिमरन चलो जरा बाजार से सब्जियां लेकर आते हैं। ठीक है जेठानी जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की, सब्जियां ही तो लेने जा रहे हैं, ऐसे ही चलो। अब जानवी सिमरन को बिना तैयार हुए अपने साथ लेकर निकलती है, लेकिन वो सब्जी मार्केट जाने की बजाय अक्षय और आकाश के ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस में वो सिमरन को अक्षय के सभी दोस्तों से मिलवाती है। अक्षय का दोस्त निहाल उसकी पत्नी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे ये क्या भाभी जी, आपके साथ ये कौन है? आपकी नौकरानी है या देवरानी? इसका हुलिया तो बिल्कुल नौकरानी की तरह लग रहा है। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तब जानवी धीरे से अक्षय के पास आकर उसके कान में कहती है, देखा आपने, इस गरीब लड़की ने अपना कितना मजाक उड़वाया। अगर मेरी बहन आती तो आपके दोस्तों में इज्जत बढ़ जाती। ये सुनकर अक्षय गुस्से से सिमरन की तरफ देखता है। थोड़ी देर बाद जानवी सिमरन को लेकर घर आ जाती है। अब जानवी हर दिन अक्षय को किसी न किसी तरह सिमरन के खिलाफ भड़काती और इस तरह अक्षय भी धीरे धीरे सिमरन से दूर होने लगा था। इसी बात का फायदा उठाकर एक दिन जानवी कनिका को फोन करती है और कहती है, कनिका तू जल्दी से अपना सामान पैक कर और यहाँ आ जा। लोहा गर्म है, अभी हथौड़ा मारना होगा। मैंने अपनी देवरानी को नौकरानी बनाकर रखा है और अक्षय को भी उसके खिलाफ भड़का दिया है। बस अब किसी बहाने सिमरन को घर से निकाल दूंगी और फिर तुझे अपनी देवरानी बनाऊंगी। बस तू जल्दी से यहाँ आ जा। कनिका ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शाम तक कनिका जानवी के घर आ जाती है। कनिका जानवी को सिमरन के साथ बुरा व्यवहार करते हुए देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कनिका छत पर बैठी थी। तभी सिमरन वहां आकर कपड़े फैलाने लगती है। तब कनिका कहती है, ई नौकरानी, खूब मन लगाकर काम कर, क्योंकि तू यहाँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। फिर तो दीदी तुझे इस घर से निकालकर फेंक ही देंगी और मैं आऊंगी इस घर में राज करने के लिए। कनिका जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं देवरानी हूँ और मैं जानती हूँ कि जेठानी जी मुझे इस घर से निकालकर फेंक देंगी और मेरी जगह आप आओगी। लेकिन आप अगली नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि जेठानी जी को आराम की आदत पड़ चुकी है। जब मैं इस घर से चली जाऊंगी तो नौकरानी का किरदार आपको ही निभाना होगा और आप भी इस घर की देवरानी नहीं नौकरानी होंगी, बिल्कुल मेरी तरह। ऐसा कहकर सिमरन छत से नीचे चली जाती है। तब कनिका मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं इस घर की नौकरानी नहीं देवरानी बनूंगी। मैं दीदी को अभी से आदत डालूंगी कि नौकरानी मैं नहीं बल्कि वो बने। यही सोचकर कनिका नीचे आती है और जानवी के कमरे में आकर कहती है, दीदी आज मेरा मन पालक पनीर खाने का है और सुनिए, मुझे बाहर का खाना नहीं चाहिए।
आप अपने हाथ से बनाइए। कनिका तू ये क्या कह रही है? तुझे पता है ना मुझे रसोई में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। सिमरन है ना, वो बना देगी, वो बहुत अच्छा पालक पनीर बनाती है। नहीं, मुझे सिमरन के हाथ का नहीं खाना, आप ही बनाएंगी। अगर आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो फिर मेरे यहाँ रहने का क्या मतलब? अरे तू गुस्सा क्यों हो रही है? ठीक है मैं बना देती हूँ, तू आराम कर। जानवी भारी मन से रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। तभी वो सिमरन को देखकर गुस्सा होते हुए कहती है, तू खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही है? ये फ्रिज गंदा हो रहा है, इसे साफ कर। अब सिमरन फ्रिज साफ करने लगती है और जानवी खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। आकाश, अक्षय, सास और कनिका सब बैठते हैं। सिमरन सभी को खाना सर्व करती है। तभी कनिका एक निवाला पालक पनीर खाकर कहती है, ये क्या बनाया है दीदी? इसमें नमक इतना ज्यादा है और पनीर तो एकदम कच्चा है, बिल्कुल घटिया खाना है। आप इतना बुरा खाना कैसे बना सकती हैं? इसे अभी उठा के कूड़े में फेंक दीजिए और मेरे लिए दोबारा कुछ अच्छा बनाइए। कनिका तू कैसी बातें कर रही है? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, सब लोग खा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाभी बना दीजिए ना, अगर वो बोल नहीं है तो। मेहमान है वो, उसकी पसंद का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ये क्या हो रहा है? मेरी अपनी बहन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? अब जानवी को दोबारा रसोई में जाना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू है। वो दोबारा पालक पनीर बनाकर लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। फिर सभी लोग खाना खाते हैं। अगले दिन कनिका अक्षय से कहती है, अक्षय जी, आज शाम को मेरी कुछ कॉलेज की सहेलियां मुझसे मिलने यहाँ आ रही हैं। आप प्लीज उनके लिए बाहर से कुछ बढ़िया नाश्ता ला दीजिएगा। कनिका मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है, मुझे जल्दी निकलना होगा। तुम भाभी से कह दो, वो कुछ बनवा देंगी या मंगा देंगी। ऐसा कहकर अक्षय ऑफिस के लिए निकल जाता है। तब कनिका जानवी के पास आकर कहती है, दीदी मेरी सहेलियां आ रही हैं, आप जल्दी से नाश्ता तैयार कर दीजिए। कनिका हम जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं ना, इतना झंझट कौन पालेगा? नहीं, मुझे कुछ नया और घर का बना हुआ खिलाना है। ठीक है, मैं सिमरन से कहकर अभी बनवा देती हूँ। नहीं दीदी, उस नौकरानी के हाथ का नहीं, मुझे आपके हाथ का बना नाश्ता चाहिए। आखिर में जानवी को ही नाश्ता बनाना पड़ता है। शाम को कनिका की सहेलियां आती हैं। जानवी नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आती है और सभी को नाश्ता देने लगती है। तब माला कनिका से पूछती है, कनिका ये कौन है जो नाश्ता लाई है? तुम्हारी नौकरानी? ये मेरी बड़ी बहन है, लेकिन इस घर में तो ये मेरे लिए नौकरानी की तरह ही काम करती हैं। यह सुनकर जानवी को इतना बुरा लगता है कि उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो वहीं चिल्ला पड़ती है, कनिका तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी सगी बहन को नौकरानी बता रही है? शर्म नहीं आती तुझे? मैंने तुझे यहाँ बुलाया, तुझे अक्षय के करीब लाने की कोशिश की और तू मेरी ही पीठ में छुरा घोंप रही है। क्या हुआ, नौकरानी कह दिया तो? काम करने वाली को तो काम वाली ही बोलेंगे। क्यों सहेलियों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? कनिका की सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। तभी सिमरन हॉल में आती है और गुस्सा होते हुए कहती है, बस बहुत हुआ कनिका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें करते हुए। और तुम लोग क्यों हंस रही हो? इस घर में मेहमान बनकर आई हो और इन्हीं की बेइज्जती कर रही हो। शर्म करो, निकलो इस घर से अभी के अभी, चले जाओ सबके सब। अरे ये नौकरानी हमें घर से निकाल रही है। चलो सहेलियों, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। कैसी अजीब जगह है ये कहकर कनिका की सहेलियां गुस्से में चली जाती हैं। तब कनिका सिमरन से कहती है, सिमरन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सहेलियों को भगाने की? तूने मेरी नाक कटवा दी। कनिका थप्पड़ मारने के लिए सिमरन पर हाथ उठाती है, लेकिन इस बार जानवी उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेती है और कहती है, बहुत हो गया नाटक, अब और नहीं। मैंने तुझे आस्तीन का सांप बनाकर पाला है और तूने मुझे ही नौकरानी बनाने की कोशिश की। निकल जा इस घर से अभी के अभी। जानवी सिमरन को धक्के देकर दरवाजे की तरफ ले जाती है। तभी अक्षय कहता है, भाभी आप क्या कर रही हैं? कनिका जैसे भी है हमारे घर की मेहमान है, उसे ऐसे धक्के देकर मत निकालिए। जानवी ये सब क्या है? जो हुआ उसे जाने दो, बात को अभी खत्म करो। नहीं अक्षय, आकाश, तुम दोनों नहीं जानते कि पूरा सच क्या है। ऐसा कहकर जानवी धक्के देकर कनिका को बाहर निकाल देती है और फिर कनिका के कमरे में जाकर उसका सूटकेस लाकर बाहर फेंक देती है। कनिका अपना सूटकेस उठाकर चली जाती है। तब जानवी घर के सभी लोगों को सारी बातें बताती है। सुनकर अक्षय कहता है, सिमरन मुझे माफ कर दो, मैं कनिका के दिखावे और भाभी की बातों में इतना अंधा हो गया था कि तुम्हारी सादगी और तुम्हारी सच्चाई को नहीं देख पाया। मुझे माफ कर दो अक्षय, आकाश, माँ जी, सिमरन, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बहन के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपना ही घर नर्क बना दिया। सिमरन तू नौकरानी नहीं देवरानी है, मैं ही तेरे काबिल नहीं थी। जेठानी जी रोइए मत, मैंने कहा था ना मैं इस घर की नौकरानी नहीं देवरानी हूँ और एक देवरानी अपनी जेठानी को गिरते हुए नहीं देख सकती। चलिए सब भूल जाते हैं, आखिर हम एक ही परिवार हैं। अक्षय आगे बढ़कर सिमरन का हाथ थाम लेता है। पूरे घर में अब शांति और प्यार का माहौल होता है। निर्मला मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बहुओं को देखती है और अब कहानी एक खुशहाल मोड़ पर खत्म होती है।